जय हिंद। वेलकम टू इंडिया तक। इस क्लास में हम आगामी बीएसएससी सीजीएल पीटी मेंस एवं बीपीएससी पीटी तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट पर्यावरण एवं कृषि से संबंधित मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। इस मॉक टेस्ट में हम पर्यावरण एवं कृषि से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। यह हमारा मॉक टेस्ट संख्या 10 है। अन्य सभी मॉक टेस्ट जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर, ये सभी हमने करवाया हुआ है और वे सभी अपलोड हैं। आप उन्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के देख सकते हैं। ये सभी क्लासेज आपको तैयारी में बहुत ही हेल्प करने वाली है, तो आप पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा। चलिए हम आज के इस क्लास में पर्यावरण एवं कृषि से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे तथा उसके बाद हम आपको कृषि से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान दीजिएगा, कच्छ की खाड़ी में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। कब? 1982 में, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी जो है यह भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन डे मनाने की घोषणा कौन सा? ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी? तो जो है वर्ल्ड ओजोन डे या विश्व ओजोन दिवस जो है वो हर वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 1987 में हुई थी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट से संबंधित। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में हुआ था, इसमें वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाए जाने की घोषणा की गई। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओजोन डे मनाए जाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में की गई थी? तो ओजोन डे मनाए जाने की घोषणा वर्ल्ड ओजोन डे या इसे विश्व ओजोन डे भी कहा जाता है या नॉर्मली ओजोन डे भी कहा जाता है, इसकी घोषणा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 1987 में हुई थी। इसे नागोया प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है परम्बिकुलम। कौन सा? परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य केरल के पलक्कड़ जिले में है। कहाँ? केरल के पलक्कड़ जिले में है परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य। ये आपको ध्यान रखना है। केरल से एक और पूछता है कि शांत घाटी किस राज्य में है? तो ध्यान दीजिएगा, शांत घाटी या साइलेंट वैली यह केरल राज्य में ही स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ेंगे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसे भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक। कौन सा? रेड डेटा बुक किन खतरों में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? रेड डेटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणी की लिस्ट है? मतलब पूछना चाह रहा है कि जो रेड डेटा बुक है यह खतरे में स्थित किन से, मतलब कौन कौन से प्राणियों की लिस्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये रेड डेटा बुक जो है ये किन के लिए जारी किया जाता है या किन किन प्राणियों के लिए जारी किया जाता है? जो रेड डेटा बुक है यह खतरे में स्थित वैसे प्राणी जो कि खतरे हैं, मतलब विलुप्त की स्थिति में है या विलुप्त होने वाले हैं, विलुप्त होने के कगार पे हैं, उन सभी प्राणियों के लिए जारी किया जाता है। और यह कौन कौन से प्राणी इसमें शामिल होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जानवर, पेड़ पौधे और फुंगी, इन्हीं सबको इसमें शामिल किया जाता है रेड डेटा बुक में। रेड डेटा बुक उन प्राणियों की सूची है जो खतरे में होते हैं। जो खतरे में होने का मतलब है कि विलुप्त होने के कगार में है या विलुप्त होने वाले हैं। हर रेड डेटा बुक में सभी जो भी रेड डेटा बुक है इनमें जानवर या वृक्ष अथवा फंगी की लिस्ट होती है जो कि खतरे में है या इनके सिंपली में बोलें तो ये विलुप्त होने के कगार पे हैं। अर्थात जानवर, पेड़ और फुंगी के लिए जारी किया जाता है रेड डेटा लिस्ट, रेड डेटा बुक या रेड डेटा लिस्ट। रेड डेटा बुक उन प्रजातियों की सूची है जो खतरों में होती है तथा हर रेड डेटा बुक में जानवर या वृक्ष या फंगी की लिस्ट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहा जाता है। अर्थात वैसे जगह जहां जैव विविधता की प्रचुरता है तथा उस क्षेत्र में विशेष जीवों की भी प्रमुखता है और वह जो क्षेत्र है वह संवेदनशील स्थल है, इसे क्या कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहा जाता है। क्या हॉट स्पॉट या तप्त स्थल कहा जाता है। हिंदी में भी इसे हॉट स्पॉट ही लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये वाईफाई वाला हॉट स्पॉट नहीं है, यह जैव विविधता वाला हॉट स्पॉट है, इसे हिंदी में तप्त स्थल कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहा जाता है। तो उसे तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला तितली पार्क। तितली पार्क ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत का पहला तितली पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में विकसित किया गया है। तो भारत का पहला तितली पार्क बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, अर्थात कर्नाटक के बनरघट्टा, ध्यान दीजिएगा ये बनेरघट्टा लिखा है लेकिन होता है बनरघट्टा होता है, बनरघट्टा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैव विविध भारत की पहली तितली पार्क जो है बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है, इसमें क्या किया गया है, विकसित किया गया है। VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। भारत का पहला तितली पार्क जो है ये कर्नाटक के बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन आकलन। जलवायु परिवर्तन आकलन INCCA के लिए भारतीय नेटवर्क में संस्थानों की संख्या कितनी है। अर्थात जलवायु परिवर्तन के आकलन के लिए कितने संस्थान हैं भारत में। तो कुल 127 संस्थान हैं भारत में जलवायु परिवर्तन के आकलन के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि बुक्सर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है। बुक्सर टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। कहाँ, पश्चिम बंगाल में है। वैसे ही पूछता है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी पश्चिम बंगाल में ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह सुंदरी के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। कहाँ, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। वैसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है यूट्रोफिकेशन। कौन सा, यूट्रोफिकेशन ऑक्सीजन की कमी और पानी की गुणवत्ता मछली और अन्य पशु आबादी में गंभीर कमी के कारण होता है जो अंततः विशेष पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर देता है। इसका क्या कारण है। तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना है। यूट्रोफिकेशन एक बीमारी टाइप आप समझ सकते हैं, डिजीज समझ सकते हैं, जहाँ ऑक्सीजन की कमी और पानी की गुणवत्ता मछली और अन्य पशु आबादी में, ध्यान दीजिएगा, मछली या अन्य पशु आबादी में गंभीर कमी के कारण होता है। तो जो ये यूट्रोफिकेशन है, ऑक्सीजन की कमी और पानी की बहुत ख़राब गुणवत्ता होने से मछली और पशु पक्षियों में होता है, बहुत ही गंभीर आबादी में होता है। अन्य पशु में जो ये गंभीर कमी, बहुत अधिक कमी के कारण हो जाता है जो अंततः उस पारिस्थितिकी तंत्र को ही नष्ट कर देता है। इसका कारण पूछा है, तो इसका कारण होता है रासायनिक पोषक तत्वों और नाइट्रोजन या फास्फोरस युक्त यौगिकों में वृद्धि। अर्थात कहीं पे भी रासायनिक पोषक तत्व की वृद्धि हो जाए, नाइट्रोजन या फास्फोरस युक्त यौगिकों में वृद्धि हो जाए तो वहाँ यूट्रोफिकेशन जैसी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है जो कि उस विशेष पारिस्थितिकी तंत्र को ही नष्ट कर देती है। तो इस तरह से आपको ये 10 क्वेश्चन ध्यान रखना है। ये 10 क्वेश्चन ईवीएस और इकोलॉजी से था जिसमें हमने हॉट स्पॉट और साथ ही साथ नेशनल पार्क के बारे में देखा। तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बाद अब हम कृषि से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे।
ये ध्यान रखिएगा, सभी साइंस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें हम सभी साइंस के पार्ट को एक जगह कर देंगे, जिसमें आपके साइंस के अंतर्गत क्या क्या रखे जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, साइंस के अंतर्गत आपको साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट एवं इकोलॉजी तथा एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्नों को रखा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी 1 नंबर वाले जीके हैं जो कि आपको बीएसएससी और बीपीएससी में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। चलिए कृषि संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र स्थित है, अर्थात राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। कहाँ? नागपुर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल है, मतलब आपको बताना है था चुन करके कि खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आती हैं। तो खरीफ की जो फसल है ये ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि फसलें जो हैं ये खरीफ फसलों के अंतर्गत आता है। वहीं बात करिएगा रबी फसल के अंतर्गत, तो गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि रबी फसलों के अंतर्गत आता है। रबी फसलों की मौसम की बात करिएगा तो यह नवंबर दिसंबर में इनकी बुआई हो जाती है तथा मार्च अप्रैल में यह काट दिए जाते हैं। जबकि खरीफ फसल ये आपको मई जुलाई अगस्त में इन्हें बोया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है खरीफ और रबी फसलों के मौसम के बारे में। अब फसलों के जो इम्पोर्टेंट है ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि खरीफ फसल के जो उदाहरण हैं वो जौ, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि ये सभी खरीफ फसल हैं, जबकि गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों आदि रबी की फसलें हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक मसूर रह गया है, मसूर क्योंकि पूछता है, इसे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये खरीफ और रबी की फसलें हो गई। जायद की बात कीजिएगा तो जायद में आपको ज्वार आ जाता है, मूंग आ जाता है, ये सभी जायद फसलें हो जाती हैं क्योंकि इनकी जो बुआई होती है यह मार्च अप्रैल में बुआई हो जाती है तो जुलाई तक इसे काट लिया जाता है। इसे जायद फसल कहा जाता है। तो जायद इसमें नहीं दिया है, इसलिए अलग अलग से हमने बता दिया है, अब इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि गेहूँ की फसल को कितनी बार सिंचित करने की आवश्यकता होती है। तो गेहूँ की फसल को वर्ष में या एक सीजन में 6 बार इसको सिंचित करने की आवश्यकता होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गेहूं की फसल को 6 बार सिंचित करने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन पूछा है, कपास का रेशा मुख्य रूप से बना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कपास का रेशा सेल्यूलोज का बना होता है। कहाँ का? किसका? सेल्यूलोज का बना होता है कपास का रेशा। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कपास का रेशा सेल्यूलोज का बना होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहते हैं। तो वैसे फल जिनका विकास बिना निषेचन का होता है उन्हें पार्थेनोकॉप कहा जाता है। पार्थेनोकॉप, ध्यान दीजिएगा, निषेचन के बिना फल के विकास को पार्थेनोकॉप कहा जाता है। क्या? पार्थेनोकॉप कहा जाता है। यहाँ 2 चीज़ें और पूछता है, कौन सा? एक होता है झूठा फल, कौन सा? झूठा फल, और एक होता है सत्य फल। ध्यान दीजिएगा, झूठा को असत्य कहा जाता है और एक सत्य फल होता है। 2 तरह के फल पाए जाते हैं, कौन कौन से? एक सत्य फल, एक होता है असत्य फल। इसमें अंतर क्या होता है? जो सत्य फल है इनका विकास भ्रूण में ही होता है या अंडाशय में होता है, तथा जिनका विकास अंडाशय में ना होकर के पुष्पासन में होता है उसे असत्य फल कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है सत्य फल और असत्य फल के कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने होंगे जो कि इम्पोर्टेंट से पूछता है। बात करेंगे आप सत्य फल के बारे में, तो सत्य फल के कुछ महत्वपूर्ण जो उदाहरण हैं वह है आम। कौन कौन से? आम, जामुन, लीची, मक्का, नारियल, कीवी, संतरा, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा। ठीक है, ये सभी सत्य फल के उदाहरण हैं। 99% जो भी फ्रूट्स होते हैं वे सत्य फ्रूट्स होते हैं, मतलब सत्य फल होते हैं या ट्रू फ्रूट्स होते हैं। तो सत्य फल एग्जाम में नहीं पूछता, ये कुछ सत्य फल के उदाहरण है। एग्जाम में आपसे असत्य फल पूछता है और इसलिए आप असत्य फल को अच्छे से देख करके नोट कर लीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें आते हैं आपको सेब। पिछले BPSC एग्जाम में पूछा था कि इनमें से कौन सा असत्य फल है और सेब ऑप्शन में था, तो ध्यान दीजिएगा सेब असत्य फल है। अनानास, कौन सा? अनानास, ये भी असत्य फल है। उसके बाद है कटहल, कौन सा? कटहल, ये भी असत्य फल है। इसके बाद आपको नाशपाती, कौन सा? नाशपाती। ये सभी आपको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसमें आ जाएगा काजू, लौकी, ककड़ी, स्ट्रॉबेरी, सहतूत, ये सभी किस में आ जाएंगे? असत्य फल के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं जिसे आपको याद रखना है।
अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पौधों में जिंक का मुख्य कार्य क्या है, अर्थात पौधों में जिंक क्या कार्य करता है। तो जिंक का मुख्य कार्य है ट्रिप्टोफास के निर्माण हेतु आवश्यक होता है जिंक, अर्थात पौधों में जिंक ट्रिप्टोफास का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है गांठ गोभी हेतु किस तरह की मृदा की आवश्यकता होती है, अर्थात जो फूल गोभी होता है उसे ही हम गांठ गोभी कहा जाता है। कौन सा? गांठ गोभी। फूल गोभी को ही गांठ गोभी कहा जाता है और इसके लिए दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। कौन सी मृदा? दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान रखना है, अगला क्वेश्चन है वीड मैनेजर है, अर्थात वीड मैनेजर क्या है। तो वीड मैनेजर खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर द्वारा विकसित मोबाइल ऐप है। कौन सा? वीड मैनेजर। वीड्स खरपतवार नाशी को ही कहा जाता है। तो खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर द्वारा विकसित मोबाइल ऐप है वीड मैनेजर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसे मानव उत्पादक धान्य अन्य कहा जाता है, अर्थात किसे मानव उत्पादक धान्य फसल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिटिकेल्स को किसे? ट्रिटिकेल्स को मानव उत्पादक धान्य अन्न मैन मेड क्रियल्स कहा जाता है। तो ये ट्रिटिकेल्स को कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किसे मानव उत्पादक धान्य अन्न मैन मेड क्रियल्स कहा जाता है। तो ट्रिटिकेल्स को मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है। तो ये कृषि से संबंधित प्रश्न थे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर करें तथा चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि अन्य सभी टेस्ट आपको मिलते रहें। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप आपको जीके थे जिसका आपको डिस्कशन की जरूरत नहीं था, लेकिन जब हम हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी करवाते हैं जिसमें आपको डिटेली एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है तो उसमें पूरे एक्सप्लेन करवाया जाता है अलग से। हमने अब नेक्स्ट, अब इसके बाद अगला जो है कंप्यूटर का बच गया है, उसे भी आज ही अपलोड कर दिया जाएगा। आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए क्योंकि बीएसएससी में कंप्यूटर से 2 क्रॉस प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।